एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो देख रहे हैं। हम अनुच्छेद 136 तक देख चुके हैं पिछले वीडियोज में। आज इस वीडियो को हम काफी शॉर्ट रखेंगे। इसमें सिर्फ हम अनुच्छेद 137 देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वयं के निर्णय जो होंगे या आदेश जो होंगे उनका पुनर्वलोकन कर सकता है। और एक हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही आगे एक हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दिया है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये क्या है हम ये देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अनुच्छेद 137 देखेंगे और न्यायिक पुनरावलोकन देखेंगे कि ये क्या, ये हमारा टॉपिक है। हो सकता है वैसे तो ज्यादातर 50 शब्द में पूछा जा सकता है ये, लेकिन हम इसे 200 शब्द के हिसाब से तैयार करेंगे। आप भी उसी हिसाब से तैयार करके रखना। यदि 200 में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 50 शब्द में तो आ ही सकता है। ठीक है, तो यही दो चीजें लिखेंगे हम इसमें। इस वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि ये पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए। अनुच्छेद 137 यानी 137 क्या है? निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें क्या है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि और आर्टिकल 145 के तहत जो नियम बनाए जाते हैं, भाई 145 के तहत नियम कौन बनाता है? तो अपनी कार्रवाई को संचालित वगैरह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी है कि आप नियम बना सकते हो, है ना। तो इन नियमों के अधीन रहते हुए और संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को क्या शक्ति प्राप्त है कि वो स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है या यानी पुनर्विलोकन मतलब क्या है कि पुनः अवलोकन कर सकता है। पुनर्विलोकन शब्द दो से मिलकर बना है, पुनः अवलोकन, है ना। तो उनका पुनः अवलोकन कर सकता है। यदि उसको लगता है कि ये निर्णय सही नहीं है या किसी के साथ इस निर्णय में पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, तो वो इसमें संशोधन भी कर सकता है, इसे निरस्त भी कर सकता है और नया निर्णय या नया आदेश दे सकता है। तो यही कहता है आर्टिकल 137 के निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। इसमें तो क्या कहा गया है कि वह स्वयं के किसी निर्णय या आदेश को यदि उसे लगता है तो उसकी समीक्षा करेगा, उसका पुनर्वलोकन करेगा, और यदि उसको लगता है कि किसी के साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ है तो वो क्या कर सकता है, उसको खारिज भी कर सकता है, उस आदेश को समाप्त भी कर सकता है और नया आदेश भी जारी कर सकता है, उसमें संशोधन भी कर सकता है। तो वो ये कर सकता है स्वयं के निर्णय के लिए, है ना, या स्वयं के आदेश के लिए। लेकिन हमें तो टॉपिक दिया है इसी में, ये सिलेबस है और इसमें हमें टॉपिक दिया था न्यायिक पुनरावलोकन। आप देखोगे यूनिट फर्स्ट में ही जो थर्ड टॉपिक है, जिसमें पहले संघ राज्य का संबंध दिए हैं, फिर उच्चतम न्यायालय दिया है, फिर उच्च न्यायालय दिया है और फिर टॉपिक दिया है न्यायिक पुनरावलोकन। तो यहां ये वाला न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। इसके तहत तो स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया है। लेकिन हमें टॉपिक क्या दिया है? न्यायिक पुनरावलोकन। तो हम इसे यहीं देख लेते हैं क्योंकि आपको जब ये चीज यहां समझाई है तो आपको ये चीज यहीं पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं हम देख लेते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन, ये क्या है? अब हम इसको देखते हैं। यदि मैं सादा से अर्थ में आपको इस शब्द का अर्थ बताऊं
तो मैं क्या बताऊंगी कि कोई भी विधि यानी कानून, अधिनियम, कोई भी कार्यपालिका का कोई भी आदेश वगैरह जो भी हो, उसकी संवैधानिकता या वैधानिकता जांचना। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। और ये सिर्फ जांचता नहीं है, यदि इसको लगता है कि सामने वाली विधि, अधिनियम या आदेश जो भी है वो असंवैधानिक है, तो वह इसे असंवैधानिक या अवैधिक घोषित कर देता है और फिर कोई भी सरकार उसे लागू नहीं कर सकती। यानी उसको, उसकी वैधानिकता जांचना और वो विधिक है या अवैधिक है ये तय करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और ये शक्ति हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहीं नहीं देता, लेकिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट को और अपने न्याय क्षेत्र में हाई कोर्ट को। ठीक है, अब यदि हमें 50 शब्द में या 200 शब्द में इस आंसर को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लेख किसी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं है। मतलब संविधान का कोई भी अनुच्छेद स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि भाई ये इनको क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। हालांकि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णयों या आदेश भी कह सकते हो का पुनर्विलोकन कर सकता है। मतलब 137 ये तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, लेकिन और जो विधियां होंगी और जो कानून होंगे और जो कार्यकारी आदेश होंगे उनकी समीक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये किसी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। यहां तो स्वयं के निर्णयों की बात कर रहा है ना, यहां अन्य विधियों की बात थोड़ी कर रहा है। ठीक है, तो हम इतना लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे मैं इसको हटा रही हूं, इसको नोट कर लीजिए, और फिर आगे क्या लिखेंगे ये देखते हैं। आगे हम कहेंगे लेकिन अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केंद्र व राज्य स्तर पर किसी विधायी अधिनियम या विधायी प्रक्रिया भी कह सकते हैं या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता जांच सकता है और उसे विधिक या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 के तहत कैसे कर सकता है? तो 13 में कहा गया था ना कि यदि संविधान के लागू होने से पहले की भी कोई विधि, कानून, रूढ़ी, प्रथा कुछ भी है, या फिर संविधान के लागू होने के बाद भी कोई ऐसा कोई भी राज्य ऐसा कोई भी कानून, नियम या कुछ भी बनाता है, तो वो उस सीमा तक शून्य घोषित होगी जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों वाले भाग के असंगत थी, कहा गया है। तो यही तो है, लेकिन वो शून्य घोषित करेगा कौन? तो अनुच्छेद 32 के तहत संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि भाई वो शून्य घोषित कर सकता है ऐसी विधियों की। तो इसीलिए वो किसी भी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता जांच सकता है। ठीक है, यदि उसको लगेगा कि ये विधिक है तो कोई बात ही नहीं है भैया, वो विधिक घोषित कर देगा, और असंवैधानिक है तो असंवैधानिक यानी शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, जहां तक वो असंवैधानिक होगी। यही तो कहा गया है 13 में भी। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे ये देखते हैं। आगे क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 के तहत, देखो अनुच्छेद 13 तो कह ही रहा था कि भाग 3 यानी मूल अधिकारों के असंगत यदि कोई भी विधि होती है तो वो सीमा तक शून्य घोषित होगी, और संसद ने ये संविधान सुप्रीम कोर्ट को तो ये शक्ति दे ही रहा था। और आगे ये भी कहा गया था 32 में ही, अनुच्छेद 32 में, कि संसद चाहे तो ये शक्ति किसी भी और न्यायालय को दे सकती है। तो संसद ने हाई कोर्टों को दे रखी है शक्ति, है ना, तो वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत वो भी विधि की संवैधानिकता जांच सकते हैं। 226 के तहत
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर और अन्य जो विधायी नियम होते हैं उनके लिए भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो इन दोनों के तहत यह शक्ति यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालयों को भी अपने न्याय क्षेत्र में, मतलब क्या है इसका कि जैसे मान लीजिए कि एमपी की विधानसभा ने कोई अधिनियम बनाया है तो उसकी संवैधानिकता एमपी का हाईकोर्ट जांच सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा एमपी हाईकोर्ट राजस्थान की सरकार का कोई आदेश जारी हुआ है और उसकी संवैधानिकता जांचने चला गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होगी यह शक्ति यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। उच्च न्यायालयों को भी अपने अपने न्याय क्षेत्र में ये शक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार यदि कोई विधि असंवैधानिक, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन के बाद कोई भी विधि असंवैधानिक घोषित हो गई तो कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, उसे लागू नहीं कर सकती। तो न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व समझ रहे हो कि सरकार ने यदि कोई विधि बनाई है और कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया तो फिर उसे लागू ही नहीं की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां तक। तो ये आपके 50 शब्द यहां तक आराम से हो जाएंगे। आगे यदि हमें 200 शब्द में लिखना हो, वैसे तो हमारे 50 शब्द से ज्यादा हो गए यहां तक, लेकिन आप एक्सप्लेन कर देना जहां तक भी आपके 50 शब्द हो जाए, पर यहां तक जरूर लिखना कि हाईकोर्ट को भी ये शक्ति प्राप्त है, ये जरूर लिखना है ना। भले ये नीचे की लाइन नहीं आए तो मत लिखना 50 शब्द में, लेकिन यहां तक जो स्टार्टिंग से हमने लिखा है वहां से लेकर यहां तक जरूर लिखना। अपन ने हाईकोर्ट का भी बताना है कि हाईकोर्ट को भी प्राप्त है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक समझाने के लिए बता रही हूं कि यदि हमें चुनौती देनी हो किसी उसको विधि को कि भाई इसे आप इसकी संवैधानिकता जांचो, तो आप किन किन आधारों पर चुनौती दे सकते हो यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, ठीक है। मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, प्राधिकार क्षेत्र से बाहर हो, मतलब मान लो किसी सरकार को अनुमति ही नहीं थी उस क्षेत्र में कानून बनाने की, फिर भी उसने बना दिया हो, है ना। प्राधिकार क्षेत्र से बाहर हो या संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करती हो, है ना। तो ये कुछ आधार हैं जिसके आधार पर हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, भाई आप इनकी संवैधानिकता जांचिए इस विधि की, है ना। ये इस तरह के उल्लंघन इनमें से कोई भी कर रही है। ये लिखने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए था। आप चाहो तो साइड में समझने के लिए इसे लिख के रख सकते हो, लेकिन आपके आंसर में इसको ऐड मत करना, ठीक है। अब न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या क्या हो गया भाई, क्या उपयोगिता है इसकी या क्या महत्व है इसका, ये भी तो देखेंगे क्यों हमें ये टॉपिक दिया है। गीता महत्व क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों की रक्षा। भाई इससे मूल अधिकारों की रक्षा होती है, क्योंकि कोई भी विधि ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो मूल अधिकारों की उल्लंघन करती हो, ठीक है। तो मूल अधिकारों की रक्षा होती है। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने में, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि केंद्र राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने में, मतलब कोई किसी के प्राधिकार क्षेत्र में आके किसी की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। यदि इस प्रकार मान लो यदि केंद्र राज्य सूची के विषय पे जबरदस्ती आके कोई भी कानून बना गया, है ना, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है कि भाई तुम कैसे बना सकते हो। कुछ विशेष परिस्थितियां अलग चीज होती है, सामान्यतः हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए केंद्र राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने में भी इसका महत्व होता है। हम 200 शब्द के हिसाब से आंसर तैयार कर रहे हैं, वैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा 50 शब्द में पूछेगा वो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है समझाइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन फिर भी हम 200 शब्द में तैयार कर रहे हैं। यदि बाई चांस आ जाता है तो हमारे पास मटेरियल होगा तो शॉर्ट तो हम कर ही लेंगे, है ना। आगे हम क्या लिख सकते हैं इसमें? अच्छा, इसके लिए अब मैं कोई नोट्स नहीं दूंगी क्योंकि मैं सब कुछ यही लिख रही हूं। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 100 से ऊपर शब्द हो गए होंगे। आगे हम लास्ट में क्या करेंगे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, हम उन दोनों की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर और भी इफेक्टिव बन जाएगा। तो क्या कहा हमने कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट लिखा है, को यह शक्ति अधिक व्यापक रूप से प्राप्त है। मतलब ज्यादा व्यापक है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। ठीक है, कैसे ज्यादा है तो वो देखते हैं। यह अधिकारों, यह मतलब कौन? अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है उसकी बात कर रहे हैं। यह अधिकारों के उल्लंघन करने वाली विधियों की न केवल असंवैधानिक होने की, मतलब अमेरिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो अधिक व्यापक कैसे है, तो वो ना सिर्फ अधिकारों का जो उल्लंघन करने वाली विधियां होती हैं ना सिर्फ उनके असंवैधानिक होने की जांच करती है, बल्कि तर्क संगतता, मतलब उस विधि की क्या तर्क संगतता है, क्या उपयुक्तता है और नीति प्रभाव क्या है, इसके प्रश्न की भी जांच करती है। मतलब यदि वो किसी विधि का न्यायिक पुनरावलोकन के तहत किसी विधि की जांच कर रही है तो वो उस विधि की ना तो सिर्फ ये जांच करेगी कि असंवैधानिक है या संवैधानिक है, बल्कि साथ में क्या करेगा, वो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस विधि की तर्क संगतता को भी देखेगा, उसकी उपयुक्तता को भी देखेगा और नीति प्रभाव को भी देखेगा, है ना, की भी जांच करता है। जबकि भारत में विधियां प्राधिकार क्षेत्र में है या नहीं सिर्फ इसकी जांच की जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई ने यदि कोई कानून बनाया है, राज्य सरकार ने बनाया हो चाहे केंद्र सरकार ने बनाया हो, वो उसके प्राधिकार में है या नहीं है, मतलब वो ये कानून बना सकता था या नहीं बना सकता था। तो इसलिए वहां जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्ति ये ज्यादा व्यापक है हमारे सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो यही कहा गया है। तो इसमें हमारे आराम से 2 पेज भर जाएंगे, आराम से हमारे 200 शब्द हो जाएंगे। शुरू से लेके एंड तक आप ये आंसर लिख देना। टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये 50 शब्दों में आएगा, लेकिन आप 200 शब्द के हिसाब से इसे तैयार करके रखिए यदि बाई चांस आ गया तो। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है ये, तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।